फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको इसकी डेफिनेशन, टाइप्स और एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी डेफिनेशन से कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. It deals in allocating the various resources or items to various activities on one-to-one basis in such a way that the items or cost involved is minimized and sale or profit is maximized. मतलब कि guys, हम रिसोर्सेज जो हमारे पास होगी उसको इस तरह एलोकेट करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ कि जो हमारी कॉस्ट होगी और टाइम होगा वो थोड़ा कम लगे, पर जो हमारा सेल और प्रॉफिट हो वो थोड़ा ज़्यादा हो। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसका मेन फंडा यही था। ठीक है गाइस, ये थी हमारी डेफिनेशन। अगर मैं टाइप्स की बात करती हूँ तो इसकी टाइप्स हैं बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों को डिफरेंस अगर देखो तो आप सबसे पहले अगर पेपर में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले आप ये दोनों कंडीशंस को चेक करते हो कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम की, तो आप कैसे चेक करोगे? तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो मैंने अब देखना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो बैलेंस देखने के लिए आप देखोगे कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। ठीक है, कि जो आपके नंबर्स ऑफ रोज हैं वो कॉलम्स के साथ इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो मेरे नंबर्स ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 4। अगर कॉलम्स की बात करती हूँ तो 1 2 3 4, मतलब कि ये मेरी बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। ठीक है। ये सबसे पहले आप चेक करोगे अपना जब भी क्वेश्चन देखोगे अपने एग्जाम में। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ अनबैलेंस्ड की, तो अनबैलेंस्ड कैसे पता चलेगा कि वो है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब डिफर करेंगे तो हम उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ मेरी नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे J5। अब मैं चेक करती हूँ नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरी 1 2 3 4, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। अब कॉलम्स क्या है 5 है और जो रोज है वो कितनी है 4 है। तो ये मेरी होगी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है। बट जब अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर आपकी बन जाती है तो हम उसको बैलेंस्ड में भी ट्रांसफ़र करके उसको सॉल्व करते हैं। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। तो ये था इसके जो टाइप्स थे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक है गाइस, अब हम क्या करते हैं, इस जो क्वेश्चन है इसको हम सोल्व करेंगे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड अगर आपने चेक कर लिया है तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे। ठीक है गाइस। सो सबसे पहले आपका मेन कंसर्न यही होगा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो आप इजीली कुछ गलत नहीं करके आओगे। ठीक है। सबसे पहले मैं देखती हूँ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 jobs are to be done on 4 different machines. The cost, which is in rupees, of producing the ith job on the jth machine is given below. Okay. और इन्होंने एक और हमें पॉइंट्स में क्वेश्चन दिया है, असाइन द जॉब्स टू डिफरेंट मशीन्स टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको टिप या आप नोट कर लीजिए कि कई बार क्वेश्चन में हमें बोल तो देते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम कर दो, हम उसको करके भी आ जाते हैं, बट जो हमारे ये जो हमें पॉइंट्स में दिए होते हैं ना नीचे करके कि इसको इस चीज़ का ऐसे सॉल्व करो या कुछ भी है, इनको भी आपने वहाँ पे लिख के आना है। अगर आप ये नहीं लिख के आओगे तो आपके जितना भी क्वेश्चन है उसमें आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है। तो इसका ध्यान ज़रूर रखना। ठीक है गाइस। सो ये है मेरा टेबल। ठीक है। जो भी इन्होंने अभी प्रोवाइड किया है उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है? बाय अप्लाइंग दी हंगेरियन मेथड। ठीक है। हंगेरियन मेथड में कौन कौन से फेजेस होते हैं, कौन कौन से रूल्स होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रो रिडक्शन। ठीक है। हंगेरियन मेथड का फर्स्ट फेज है रो रिडक्शन, देन कॉलम रिडक्शन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या प्रोसीजर है। ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ रो रिडक्शन से। ठीक है। रो रिडक्शन में क्या कहते हैं ये, सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो। ठीक है गाइस,
इन्होंने रो रिडक्शन बोला है, तो सबसे पहले मैं रो चेक करूँगी, ठीक है। और उन्होंने बोला है सबसे छोटा एलिमेंट आप उठाओगे रो में से, तो सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, 11 है, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, मार्क, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है फ्रॉम ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो, मतलब कि आपने जब छोटा एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है, इसको पूरी रो के साथ क्या करते हुए सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखा हुआ है ताकि जल्दी से मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। मैंने 11 लिखा, ठीक है। सो 11 माइनस 11 ज़ीरो होता है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। 15 माइनस 11 4, ठीक है। 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 11 4, ठीक है। तो ऐसे मैंने फर्स्ट रो का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाया और पूरी रो को सब्ट्रैक्ट करके ऐसे एक और टेबल बना के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको हम रो रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, हंगेरियन मेथड का फर्स्ट रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट रो में हम देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 12, ठीक है। अब एक और 12 है, तो आप इसको भी सर्कल आउट कर दो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इन माइनस करके देखूँगी, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 12 माइनस 12, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 17 माइनस 12 करोगे तो आपके पास 5 आएगा, 13 माइनस 12 करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ऐसे करके आपने यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो ये 10 हो जाएगा, इसको भी आप माइनस करके नीचे लिख सकते हो, नीचे क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है आप। अब फोर्थ रो की बात करती हूँ तो फोर्थ रो में भी 11 है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया था, रो वाइज रो रिडक्शन की थी, ठीक है। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, प्लीज़ आप जब आप भी कट वगैरह कुछ कर रहे हो तो आप पेंसिल को ही यूज़ करना, क्योंकि अगर आप पेन वगैरह यूज़ करोगे तो आपका पेपर बहुत ही गंदा बन जाएगा और पता आपको जो भी चेक करेगा उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है आप पेंसिल को ही यूज़ करना, ठीक है। तो गाइस ये था मेरा रो रिडक्शन, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया क्लियर, ठीक है ये। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा कॉलम रिडक्शन, ठीक है। कॉलम रिडक्शन में गाइस आप क्या करोगे, जब आप कॉलम की रिडक्शन करोगे आपने पुराने टेबल में से नहीं देखना, आपने कौन से टेबल में से आप कॉलम रिडक्शन करोगे, रो रिडक्शन वाले टेबल से, ठीक है। अब इस टेबल को हम आगे लेके जाएंगे और कॉलम रिडक्शन करेंगे, ठीक है गाइस। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कॉलम रिडक्शन। पहले हमने क्या किया था, रो रिडक्शन, अब हम कर रहे हैं कॉलम रिडक्शन, ठीक है। कॉलम रिडक्शन भी वैसे ही था, बस थोड़ा सा चेंजेस में पढ़ते हैं कि इसमें क्या है पहले। नाउ अगेन सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट दैट एलिमेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉलम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम में से छोटा एलिमेंट उठाएंगे और पूरे कॉलम में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। बट आपने जो टेबल लेना था मैंने आपको बताया था, आप लोगे रो रिडक्शन वाला जो टेबल था वो लोगे, आपने पुराने वाला टेबल को रेफर नहीं करना, ठीक है। सो हेल्प, मैंने अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने आपको जो मेरा रो रिडक्शन वाला था टेबल, तो मैंने यहाँ पे एज अ पेपर पे भी कर दिया कि मुझे आसानी हो ताकि मैं कॉलम रिडक्शन कर पाऊँ, ठीक है। तो ये मेरा था रो रिडक्शन वाला टेबल, ठीक है। अब गाइज हमने अब कॉलम वाइज चेक करना है। अगर मैं कॉलम वाइज चेक करती हूँ तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है मेरा, कॉलम वाइज चेक करेंगे तो 4 और 4, ठीक है, मेरा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं इसको इन दोनों को माइनस करती हूँ और कॉलम वाइज इसको यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। 4 माइनस 4 इज 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 5 माइनस 4 इज 1, और यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम की बात करते हैं, सबसे छोटा क्या है, 0 एंड 0। अगर 0 है, 0 से भी आप माइनस करोगे तो आई थिंक ये पूरी आपको सेम रो वहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आ जाएगा 0 0 5 एंड 2। नेक्स्ट कॉलम की बात करती हूँ तो फिर से ये 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ ही हम लिखेंगे यहाँ पे, इट्स 2 0 0 एंड 0, ठीक है। फोर्थ कॉलम की बात करते हैं तो इसमें सबसे छोटा है 1, ठीक है। अब 1 माइनस 1 इज 0, ओके। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 5, ठीक है।
तो हमारा कॉलम रिडक्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, आपने पॉसिबल नंबर्स ऑफ लाइंस टू कवर ऑल जीरोस ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कि आपने एक ड्रॉ करनी है लाइंस की, ताकि आप जितने भी ज़ीरो होंगे इस मैट्रिक्स में आप उसको कट वगैरह कर पाओ। ठीक है, सो कंफ्यूज पहले आप मत होना। अब ये टेबल था, इसको आप भूल जाओगे, ये हमारा फाइनल टेबल है जिस पे हमने क्रॉस कट वगैरह करना और सारी ऑपरेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, ये हमारा फाइनल टेबल था। रो रिडक्शन टेबल को अब हमने भूल जाना है। ठीक है, तो कॉलम रिडक्शन में अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये आप रूल्स याद कर लीजिए। ठीक है, जब भी आपने इन ज़ीरो पॉसिबल ज़ीरोस को कट वगैरह करना है उसमें कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको 2 ज़ीरो मिलती हैं तो उस रो और कॉलम को आप स्किप कर दोगे। ठीक है, अगर 1 ज़ीरो मिलती है तो आप उसको मार्क करोगे। ठीक है, स्क्वायर की जगह से। ठीक है, 7 सॉरी। ठीक है, उसके बाद अगर ज़ीरो आपको 1 मिलता है, अगर रो में मिलता है तो आप उसको क्या करोगे, वर्टिकल कट करोगे। ठीक है, अगर ज़ीरो आपको कॉलम में मिलता है तो आप हॉरिजॉन्टली उसको कट करोगे। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं इनको। ठीक है, सबसे पहले मैं करूँगी रो वाइज स्कैनिंग। ठीक है, रो वाइज देखूँगी अपनी सभी ज़ीरो को। ठीक है, अगर रो वाइज मुझे सारी ज़ीरो कट नहीं हो पा रही तो मैं उनको कॉलम वाइज चेक करूँगी। ठीक है, कई बार आप रोज़ वगैरह में ही अपना आंसर आप ले आते हो। ठीक है, कि आप रो स्कैनिंग करते गए और आपका आंसर आ जाता है, अगर नहीं आता तो आपको कॉलम स्कैनिंग करनी पड़ जाती है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी फर्स्ट रो से, कि चेक करती हूँ कि इन कंडीशंस को और ज़ीरो को हम कट करते जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट रो मैंने चेक की, 2 ज़ीरो आ गई तो मैं क्या करूँगी, स्किप कर दूँगी। सेकंड रो चेक की, दोबारा से 2 से 3 ज़ीरो आ गई हैं, तो अगर 2 से अगर ज़्यादा 3 या 4 आ रही हैं तो उसको भी आप स्किप कर दोगे रो को। थर्ड रो को चेक करती हूँ तो यहाँ पे भी 2 ज़ीरो है तो मैं स्किप कर दूँगी। फोर्थ रो में क्या है, मेरी 1 ज़ीरो है, अगर 1 ज़ीरो है तो मैं उसको मार्क कर देती हूँ। तो ये हो गया, मैंने मार्क कर दिया। मैं रो वाइज कर रही थी ना तो मुझे 1 ज़ीरो मिल गई। ठीक है, अगर मुझे ज़ीरो मिल गई उसको मैंने मार्क किया, उसके बाद मैं कैसे कट करूँगी, उसको वर्टिकली कट करूँगी। ठीक है, तो अब इस 1 ज़ीरो को मैंने ऐसे पूरी वर्टिकल लाइन से क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से एक बारी रो स्कैनिंग दोबारा से करूँगी। अगर ये लाइन कट की है, बाकियों पे फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, कोई 1 ज़ीरो तो नहीं रहेगी अगर इस लाइन कट करने की वजह से, तो मैं दोबारा से रो स्कैनिंग करूँगी। ठीक है, दोबारा से मैंने फर्स्ट रो पे आई, 2 ज़ीरो स्किप, सेकंड रो पे आई 2 ज़ीरो स्किप, थर्ड रो पे देखो तो मेरे पास अभी 1 ज़ीरो है। ठीक है, 1 ज़ीरो तो कट ही होगी थी। ठीक है, हमने कट कर दी थी। ठीक है, अब मैं करूँगी, इसमें क्या एक है ना, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, मार्क कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि इस रो में 1 ही ज़ीरो है। ठीक है, ये रो वाइज कर रहे थे ना, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकली इसको भी कट कर देंगे। ठीक है, एक हमारा और कट हो गया। ठीक है, अब फोर्थ रो चेक करती हूँ, इसमें कुछ नहीं है। मैं दोबारा से रो स्कैनिंग करूँगी और देखूँगी कि अगर ये कट हुई है किसी और पे फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पे अगर दोबारा देखूँ रो पे तो मेरे यहाँ पे 1 ज़ीरो है। ठीक है गाइस, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे मार्क कर दूँगी। ठीक है, रो वाइज कर रही थी तो ये भी मेरा कट हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट रो चेक कर लिया। मैं अब ये दोबारा चेक करूँगी सेकंड रो को, सेकंड रो चेक करी, यहाँ पे भी 1 ज़ीरो रह गया। ठीक है, बाकी सब कट हो गया, तो मैं इसको भी मार्क कर दूँगी, और रो वाइज ही कर रहे थे तो मैं इसको वर्टिकली कट कर दूँगी। ठीक है, मेरी जितनी भी ज़ीरोज़ थी वो सारी की सारी क्या कट हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब कि मेरा जो सॉल्यूशन था वो आ चुका है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल्स जो मैंने लाइन स्टोर करनी थी वो मैंने कर दी है। अब गाइस आपने अब ये चेक करना है कि जो मैंने अभी यहाँ पे ये कट वगैरह की है कि अपना जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया है कि नहीं आया, वो आप चेक करोगे। ठीक है, वो कैसे आपने देखना है,
बस आप देखोगे कि द नंबर ऑफ असाइनमेंट्स मस्ट बी 4 इन गिवन मैट्रिक्स ऑफ 4 × 4। मतलब कि अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये मैट्रिक्स है 4 × 4 की, ठीक है। और मेरी नंबर्स ऑफ असाइनमेंट कितनी बनी है, ये होती है मेरी नंबर्स ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। अगर मैं इनको काउंट करती हूँ तो ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स मेरी 4 है और 4 × 4 की ये मैट्रिक्स है, मतलब कि मेरा जो सोल्यूशन था वो ऑप्टिमम सोल्यूशन आया है। तो यहाँ पे आप एक लाइन ऐड कर देना और लिखना, सिंस द नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आर 4 इन द गिवन मैट्रिक्स 4 × 4 वी आर हैविंग अ ऑप्टिमम सोल्यूशन, ठीक है गाइस। ये था हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है गाइस। बट उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक पूछा था, असाइन द जॉब्स टू डिफरेंट मशीन्स टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। सो गाइज, हमने सारा असाइनमेंट प्रॉब्लम तो जितनी भी थी वो तो हमने कर दी, क्रॉस कट जो करना था। बट हम अगर ये भूल जाते तो हमारे मार्क्स कट हो सकते थे, तो ध्यान रखना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये जो उन्होंने बोला है वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो उसको सॉल्व करने के लिए गाइज मैंने यहाँ पे लिख ली जॉब्स। मेरे पास जॉब्स कौन कौन सी थी, J1 J2 J3 एंड J4, ऐसे मैंने लिख ली, ठीक है। ऑपरेटर्स एंड मशीन्स, ठीक है। ऑपरेटर्स कौन कौन से मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो देखें, M2 M4 M1 एंड M3। जो मेरी असाइनमेंट यहाँ पे एलोकेट हुई हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ, ये मैंने असाइन किया था तो ये किधर था, M2, तो मैंने लिख दिया J1 एंड M2, ठीक है। J2 की बात करते हैं तो J2 की देखो तो ये यहाँ पे असाइनमेंट बनी हुई है, तो ये है M4, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया M4, ठीक है। थर्ड की बात करती हूँ तो J3 ये आ रहा है M1, तो मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। J4 की बात करती हूँ, J4 की बात करती हूँ तो ये आता है M3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया M3, ठीक है। गाइज, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ये अमाउंट कहाँ से लिखी है, ये आपने अपने पुराने टेबल से रेफ़र करनी है, ठीक है, ताकि हम उसको यहाँ पे पूरी टोटल कॉस्ट बता सकें, ठीक है। अगर मैं M2 की बात करती हूँ तो M2 की पोजीशन यहाँ पे हमारे यहाँ पे असाइनमेंट एलोकेट हुई थी। अगर पुराना टेबल देखती हूँ तो यहाँ पे M2 और इस जगह का देखूँ तो ये क्या आता है यहाँ पे 11, तो इसकी वजह से तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 11, ठीक है। M4 की बात करती हूँ तो यहाँ पे असाइनमेंट हुई थी और यहाँ पे कौन सा था, ये है 13, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया 13, ठीक है। J3 की बात करती हूँ, M1 और J3 की पोजीशन देखती हूँ तो ये है यहाँ पे 14, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 14, ठीक है। अब J4 की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या M3 और 0 जो हमने कट किया था, इसकी पोजीशन देखती हूँ तो यहाँ पे क्या है 11, तो मैंने लिख दिया 11, ठीक है। तो इस जो ये वाली कॉस्ट होगी आप पुराने टेबल से देखोगे, ठीक है, और इसको प्लस वगैरह करोगे तो आपके पास क्या आता है 49 रुपीज़। गाइस, ये सिंपल था असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमने इस वीडियो में अभी हमने बैलेंस्ड जो थी हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम वो देखिए कि उसको कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। बट मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी कि अनबैलेंस्ड को कैसे सॉल्व करना है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you.